नमस्कार। नई परख पर आप सब लोग का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हम आनंद जी और अभय जी से बातचीत करते हैं देश दुनिया की राजनीति के बारे में। आज हम फिर इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे देश और दुनिया की राजनीति में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेकर। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आनंद सर, ट्रम्प साहब ने ट्रुथ पर ये कहा है कि लिखा कि धीरे धीरे अमेरिका अब अपने अभियान को खत्म करने वाला है, उनका अभियान खत्म होने वाला है। कुछ लोगों ने ये कहा कि अब अमेरिका अपने पाँव पीछे खींचना चाह रहा है ईरान के मामले से। लेकिन जो एक दूसरे पर हमला करने की गतिविधियां हैं वो जारी हैं। मौजूदा समय में आप जो ये युद्ध चल रहा है उसे आप किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जल्दी ही समाप्त होने वाला है? मेरे ख्याल में भाई ट्रम्प अपने गोल पोस्ट खुद ही बनाते हैं। वो अपना गोल पोस्ट खुद ही बनाते हैं कि ये 20 फीट दूर रहेगा, ये हवा में रहेगा कि पाताल में रहेगा। ईरान में इन्होंने स्वयं ही अपने लक्ष्य, अपने ऑब्जेक्टिव खुद ही बताया। पहले उन्होंने बताया था कि खamenei को खत्म कर देंगे, नई रिजीम आएगी, और उन्होंने ईरान के लोगों से आह्वान भी किया था कि अब यही मौका है और आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसको बदल दीजिए। फिर उन्होंने अपना कुछ चेंज करा, फिर उन्होंने कहा नहीं खamenei के लड़के को छोड़ के बाकी कोई भी हो जाए। फिर वो अपने हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया था कि सब कुछ हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें सब लोग, पूरा नाटो और पूरा यूरोप उनकी मदद को आए। फिर उन्होंने सबको गाली दी कि सब लोग नाकारा हो, तुम सब लोग कायर हो, तुम लोग वहां कुछ आए नहीं। फिर उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा क्या लेना देना है, ये जिसका वहां सामान आता जाता है वो जाने, मुझसे क्या, अमेरिका का तो बहुत मामूली सा आता है। कुछ इस तरह से वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि अमेरिका अब एक ऑनरेबल उसको एग्जिट तो नहीं मिलेगा यहाँ से, कि वो विजेता के रूप में इसमें से निकले। जैसे जैसे मैं एक और चीज फिर बताऊं, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध का था, जो भी हुआ पहलगाम के बाद, उसमें बार बार ट्रंप ने ये कहा कि मैंने उस युद्ध को बंद करवाया, मैंने उसको कहा, मैंने दोनों को डांटा कि ठीक कर दूंगा तुमको। लेकिन समहाउ भारत ने उनकी इस इच्छा को पूरा होने नहीं दिया। मतलब भारत की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, बस चुप, मुंह पे हम चुप रखे रहे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं था। इसी तरह की चीज यहाँ पे भी हो रही है। वो खुद ही अपना बोलते जा रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिनसे भी अगर आप बात करिए अमेरिका में हम सब लोगों के कोई कोई मित्र हैं, एक एक एंटी इजराइल वाला वहां पे बहुत बहुत प्रभावी रूप से एक चल रहा है इस समय। मुझसे प्रोफेसर मुक्तदार खान साहब हैं, 2 दिन पहले उनसे बातचीत हुई थी। उनका कहना यह है कि यहाँ इजराइल का इतना दबदबा है, और वो पैसे का दबदबा है। दबदबा इतना है कि अगर कहने लगे कि हम और आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर ये 20 से 30 मिनट का कार्यक्रम यूट्यूब पे आप प्रो इजराइल कर दीजिए अमेरिका में रहकर, मतलब जो भाई वहां तो अंग्रेजी में ही चलता है, वो सब कर दीजिए, कह लेंगे उनका जो वो है वो $7,000 आपको तुरंत वो ट्रांसफर करते हैं। वो इस तरह के पैसे दे रहे हैं, और कहने लगे कि आप अभी यहाँ पैलेस्टीन के लिए बात कर दीजिए, तो यहाँ $2 भी कोई नहीं आपको देने की हिम्मत करेगा। जो देना होगा उसको भी रहेगा कि भाई दे देंगे तो कहीं दिक्कत ना। वो पैसे के वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी को, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, उनको पैसा बहुत मिलता है वहां से। जो लॉबिंग होती है, जो फंडिंग होती है, जो लीगल भी है वहां पे, मतलब ऑफिशियली होती है, उसमें इजराइल, मतलब उसमें जूस का, इजराइल इन द सेंस जूस के उसका बड़ा एक रोल है। कहने लगे कि वो अब धीरे धीरे पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग एंटी इजराइल का सेंटिमेंट हो रहा है। और इस तरह का एक वहां पे ट्रम्प भी धीरे धीरे ये करने में काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं कि हमें इजराइल ने फंसा दिया। जैसे उनके 2-3 स्टेटमेंट अगर आप देखिए, उनका एक स्टेटमेंट ये आया कि भाई हमें तो पता ही नहीं था ये इजराइल ने जाके ईरान में की जो गैस फील्ड थी उसको, उसके ऊपर बम मारा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बात कर ली, और बिल्कुल उन्होंने ईरान को कहा कि यहाँ से मैंने कह दिया है इजराइल को, एक भी आपके ऊपर उस पे ऑयल फील्ड पे और गैस फील्ड पे आक्रमण नहीं होगा। इस तरह की बातें करके वो अपने को भी कहीं ये पोजिशनिंग कर रहे हैं कि जैसे वो बड़े मासूम आदमी थे, उनको ये सब पता नहीं था, और इजराइल ने आके उनको चढ़ा दिया। और साथ में जो उनका बड़बोलापन है वो साथ में चल ही रहा है। दोनों चीजें हैंड इन हैंड जा रही हैं, क्योंकि ट्रम्प भी ये समझ गए हैं कि जो उनका इमीडिएट, जिसके जिसके बूते पे वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ नहीं खड़ा है, उनके विरोध में नहीं खड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके विरोध में जाके हल्ला मचा रहा है। और
अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है या अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज अलग ढंग से चलते हैं, जो हम लोगों के लिए भी एक नई तरह की चीज़ है। या आप क्या सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो सीबीआई का हेड या ईडी का हेड को पार्लियामेंट की कमेटी बुला के उनको पब्लिक फोरम पे, जिसको जो टेलीकास्ट किया जा रहा हो नेशनली इंटरनेशनली, उस पे उनसे जिरह करे। तुलसी गाबार्ड को वहां के सांसद, मतलब वहां के जो सेनेटर्स हैं, वो बुला के उनकी जिरह कर रहे हैं और हुँ, उनसे कह रहे हैं यस और नो में आंसर दिए, नहीं 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 नहीं, और उनसे कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये आप इधर उधर बात कर रही हैं, यस और नो, यस और नो, मतलब वो इस तरह की जिरह कर। आप कभी हिंदुस्तान में सोच सकते हैं कि सीबीआई, ईडी, ये जितने इस तरह के इंस्टीट्यूट या सीईसी फॉर दैट मैटर, इनको पार्लियामेंट्री की किसी कमेटी के सामने बैठ के और उनको इस तरह की बातें करना पड़े? वहां पे वो है, और वहां तुलसी गाबार्ड जो है वो लाख ट्रम्प सपोर्टर हैं, रेडिकल हैं, राइट विंगर हैं, मागा सपोर्टर हैं, लेकिन शायद जिस तरह से सफेद झूठ, मतलब उसमें मुझे लगता है कि ट्रम्प जी का भारत से बहुत कोई पुराना नाता है। जिस तरह से सफेद झूठ बोलने में ट्रम्प माहिर है, उस तरह का वो झूठ नहीं बोल पा रही हैं। वो एक तरफ तक लाके छोड़ दे रही हैं। वो अगर वो उनसे सच नहीं बोला जा रहा है तो झूठ भी नहीं बोल रही, वो एक हुँ, हफ्ते वहां पे अगर आप देखिए तो जो कैंट जो है, जो कैंट में इसलिए इस बात को वो उनके कुछ कुछ, मतलब बिल्कुल ये ठीक वो नहीं होगा, लेकिन करीब करीब वो हमारे जो एनएसए साहब है उस तरह का, उससे भी ज्यादा उनका वो रोल है। अब वो उसको हेड करते थे। जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा दे देने के बाद ये ट्रम्प साहब ने फिर वही नया काम किया। उन्होंने, जो मैं उसको बार बार कहता हूँ, भारत से सीख के उन्होंने एफबीआई उनके पीछे लगा दी। जो कैंट की अपनी पत्नी 2019 के वॉर में उनको, मतलब उनके वो मारी गई थी उस वॉर हुँ, में। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो हार्डकोर रेडिकल मागा सपोर्टर ट्रम्प के पीछे, जेडी वेंस उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहीं आप इस तरह की ट्रम्प की हाँ में हाँ मिलाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग जो आंख मूंद की, जिसको अंधभक्त से भी अंधभक्त कैटेगरी के लोग थे, ये लोग भी ट्रम्प की इन बात में तायद नहीं कर रहे हैं, हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। तो वो शायद, अगर हमको आपको देखिए, कोई भी कह ले ट्रम्प साहब बहुत शातिर आदमी है, बहुत ही अकलमंद है, तो वो उनको समझ में आ गया है कि चीजें शायद अब अब बहुत उनके पक्ष में नहीं है। क्योंकि मुझे जो एक चीज मैं भी मानता हूँ, अभय भाई कल कह रहे थे, उनका उनका ज्यादा इस पे आग्रह था, अमेरिका के लिए पैसे ऐसे का बहुत मतलब नहीं है। वो कहने की बातें हैं कि उनके पास 36 ट्रिलियन डॉलर का या 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है, और ट्रम्प जैसे लोग या इस तरह के जो भी नेता है पूरी दुनिया में, उनको राष्ट्र का कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो उनको पैसे का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको इसका जरूर मतलब है कि उनकी अपनी इमेज, उनकी उनकी ओवरऑल वो कहीं खिसक रही है, और इस युद्ध से कैसे बाहर निकले वो इसके चक्कर में है। उन्होंने फिर कल स्टेट दिया है कि ईरान को तबाह कर देगा। अब ईरान में कुछ, उनका कहना है कि ईरान में अब कुछ मारने लायक बचा ही नहीं है, तो हम ईरान को क्या मारे, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा इंडिकेशन है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, जैसा इंडिकेशन है युद्ध अब शायद अगले, क्योंकि उन्होंने जो सैंक्शन था वो भी हटा दिया है, तेल सब लोग खरीदने को तैयार है, मतलब ईरान से ले रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। मेरे ख्याल में युद्ध अब आखिरी चरण में है। वो आखिरी चरण 1 हफ्ते का है कि 4 दिन का है कि 5 दिन का है, लेकिन युद्ध, ऐसा लग रहा है कि युद्ध अब समाप्ति की ओर है। क्योंकि अमेरिका उसमें से अगर अगर युद्ध समाप्त करना चाहेगा तो उसके बाद ईरान कह रहा है कि हम रुकेंगे नहीं और हम पूरा बदला लेंगे, लेकिन ईरान भी जानता है कि जिस दिन अमेरिका ने यस कहा कि अब युद्ध खत्म, उस दिन मेरे मेरे हिसाब से ईरान की कहीं से भी कोई ये नहीं कोशिश होगी कि इस युद्ध को हम और बढ़ाते रहें, वो भी बंद हो जाएगा। तो युद्ध अंतिम चरण में है। डॉक्टर कमल। अभय सर, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक तो कि आप किस सीमा तक इस बात से सहमत हैं जो आनंद सर ने कहा कि युद्ध समाप्ति की ओर है? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? और दूसरा ये कि भारत पर जो युद्ध का प्रभाव पड़ा है, अभी मैं एक न्यूज़ वेबसाइट को देख रहा था, जब से युद्ध शुरू हुआ है 88,000 करोड़ विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया है। आज तक के वेब पेज पर ये खबर थी। तो भारत पर जो इसका प्रभाव है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? क्या युद्ध समाप्त होते ही हम इसके दुष्प्रभावों से बाहर निकल आएँगे या कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हो गए हैं? देखिए, युद्ध समाप्ति समाप्त कैसे किया जाए, इसको सब लोग टटोल रहे हैं। ट्रम्प भी इसको टटोल, जब वो कह रहे हैं वाइंडिंग डाउन, तो उसका मतलब यही हुआ कि उन्होंने उस ढलान के ऊपर पहला कदम रख दिया है जो जो युद्ध की समाप्ति की तरफ ले जाता है।
ईरान भी युद्ध समाप्त कैसा हो इसकी कोशिश कर रहा है, करता दिखाई पड़ रहा है, उस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। इज़राइल की तरफ से अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। इज़राइल की तरफ से, क्योंकि इज़राइल पूरी तरीके से इस पे अमेरिका पर निर्भर है। तो जब अमेरिका युद्ध समाप्त करने का निर्णय ले लेगा या बिल्कुल साफ दिख जाएगा कि अमेरिका अब युद्ध समाप्त करने की तरफ जा रहा है, तो इज़राइल को भी मजबूरन उसी तरफ जाना पड़ेगा। इज़राइल बहुत दिनों तक अमेरिका के बिना इस युद्ध को नहीं लड़ सकता है। बहुत दिनों तक क्या, मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ता भी अमेरिका के बिना इस युद्ध को इज़राइल लड़ सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो पहला कदम उठाया है ट्रंप ने, ये पहला कदम और आखिरी कदम के बीच में कितना अंतर है? क्या अब इस महीने में जो 9 दिन बचे हैं, उन 9 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, या अगले महीने के अप्रैल के 15 दिन और लग जाएंगे इसके अंदर? तो मुझे लगता है कि ये जो सिलसिला है, वो मैं देखता हूं कि ये आधा अप्रैल भी खा सकता है। तो यानी आप समझ लीजिए कि 15 दिन और 9, कम से कम 20-22 दिन ये युद्ध और चल सकता है। तब कहीं जाकर ये स्थिति बनेगी कि लगेगा कि युद्ध जो है वो समाप्ति की तरफ समाप्त होने की नौबत आ गई है। तो उस बीच में भारत का क्या होगा, ये सवाल आपका बहुत जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी संकट में फंसी हुई है। यहां तक कि हम लोग तेल और गैस की जिस कमी की बात कहते हैं, और तब तक अगर वो अप्रैल मध्य तक चला गया तो भारत में तेल को भी महंगा कर देना पड़ेगा। जो नॉर्मल पेट्रोल वगैरह है वो भी महंगा हो जाएगा भारत में। गैस तो महंगी होनी शुरू हो ही गई है, और जो खास तरह का स्पेशल पेट्रोल होता है, ऐसे स्पीड वगैरह, वो भी महंगा हो गया है। इंडस्ट्रियल डीजल जो है वो भी महंगा हो गया है। सब चीजें महंगी हो गई हैं। खाने का रिफाइंड तेल वगैरह कई चीजें महंगी हो गई हैं। और भारत का जो कृषि क्षेत्र है, जहां भारत के करीब 65 से 67% जनता कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, उसको एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। वो है खाद का संकट, उर्वरक का संकट, फर्टिलाइजर का संकट। इसके ऊपर जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो उन्होंने काफी अच्छी रोशनी डाली है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत को बहुत जल्दी ही भारतीय किसानों के लिए खाद का संकट पैदा होगा, और जो खाद उन्हें मिलेगी भी वो पहले के मुकाबले बहुत महंगी होगी। अच्छा, भारत के जो निर्यातक हैं वो पहले से ही उस संकट की गिरफ्त में है। तो सरकार ने उसके लिए 400 या 450 करोड़ रुपए का एक, जिसे कहते हैं, उनकी मदद करने का एक रकम निकाल के बाहर अलग रखी है, ताकि जो उनको झटका लग रहा है निर्यातकों को, उस झटके के कम से कम कुछ अंश की उसमें भरपाई हो जाए। तो सरकार ने एक हिसाब किताब बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ सरकार ने सूचियां बनाई हैं, लिस्टें बनाई हैं कि अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों को नुकसान होने वाला है, और इसमें सरकार के एक्सपर्ट वगैरह लगे हुए हैं पूरी तरीके से। और जहां जहां नुकसान होने वाला है उस नुकसान को वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि इतना नुकसान होगा, और इतने नुकसान का कितनी भरपाई सरकार कर सकती है। सरकार जाहिर है सारी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन एक हद तक सरकार भरपाई कर सकती है। तो उसकी भी कोशिशें वगैरह की जा रही हैं। जो पूरक मांगे, बजट की पूरक मांगे पेश करते समय 1 लाख करोड़ रुपए जो निकाल के रखा है, जिसे स्टेबलाइजेशन फंड कहा जा रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है कि स्टेबलाइजेशन फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल इस प्रकार के कामों में होगा। अच्छा, अब इसमें कुल मिलाकर जो महंगाई बढ़ेगी, जो पहले से बढ़ना शुरू हो गई है, और वो काफी महंगाई बढ़ेगी, उससे आम लोगों को जो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आमदनी तो किसी की बढ़ नहीं रही है। आमदनी तो भारत में बहुत मुद्दतों से बढ़ना बंद हो चुकी है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी, हम सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी जो वेजेस हैं, तनख्वाहें हैं, उन तनख्वाहों को पिछले 5 या 6 साल से नहीं बढ़ाया है। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। निजी क्षेत्र का अपना मुनाफा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति, भारत की ये स्थिति है। तो ऐसे में जब महंगाई बढ़ती है तो सब लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो भारत की जनता बहुत बड़े पैमाने पर इसमें दिक्कत में आने वाली है। इसके राजनीतिक फलितार्थ क्या होंगे? निश्चित रूप से सरकार के लिए नुकसानदेह होंगे। अब वो नुकसान किस किस्म का होगा, वो चुनाव में किस तरह प्ले आउट करेगा, चुनाव पे कैसा उसका असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव में वोट लोग कई
कारणों से देते हैं, उनमें आर्थिक कारण निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्थिक कारण से ही लोग चुनाव में वोट दें। और भी कई कारण होते हैं जो अक्सर आर्थिक कारणों से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और लोग आर्थिक कारण पीछे चला जाता है। लड़ लोग सरकार कई बार सरकारों को गाली देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको वोट देकर दोबारा चुनवा देते हैं। तो ये सब इस तरीके से चलता है। कुल मिलाकर इस युद्ध के कारण भारत मुश्किल में है और भारत इस युद्ध से कम विदेश नीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तीर मार सकता था, जिसको मारने की इच्छा मोदी जी ने दिखाई नहीं। चूँकि इच्छा नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की। और वो तीर ये था कि भारत अगर निष्पक्ष रहता, जिसको जिसको एक ज़माने में हम लोग गुट निरपेक्षता कहते थे, यानी गुट निरपेक्षता भले ही आप ना कहें, लेकिन वो अमेरिका और ईरान के बीच में अगर भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता, तो निश्चित रूप से क्योंकि वो ब्रिक्स की लीड का नेतृत्व उसके पास है, वो क्वाड में भी भारत मौजूद है। अगर भारत खड़े होकर कहता, संयुक्त राष्ट्र में भारत इस तरह की भूमिका निभाता, तो मोदी जी का भी कद उससे बढ़ता, भारत का भी कद बढ़ता और भारत की विदेश नीति जो पिछले दिनों से जो पटरी से उतरती हुई लगी थी, उतर गई है पटरी से, वो दोबारा पटरी पे आ सकती थी। लेकिन मोदी जी ने ये मौका पूरी तरीके से खो दिया। अनंत सर, अभय सर ने जहाँ से बात खत्म की वहीं से मैं शशि थरूर के एक बयान का उद्धृत करना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि भारत की नीति जो है वो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रही। 2 शक्तियाँ युद्ध में हैं, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, हमने शांति की अपील की, हमने अपने हितों को ध्यान में रखा, ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है। और आज के द हिंदू में भी खबर है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, भारत के हितों की बात की है, शांति की भी बात की है। तो क्या सच में ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी की यह नीति विफल थी या गुटनिरपेक्षता से अलग थी या हम कहें कि सूझबूझ वाली नीति थी? ये कह सकते हैं क्या हम? मैं बहुत स्पष्ट हूं कि जो शशि थरूर जी का जो आर्टिकल आया है, जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके जिसके रेफरेंस में आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, वो मेरे हिसाब से वो गलत बात कह रहे हैं। पहली चीज, मोदी जी ने खुलेआम साफ साफ इजराइल के पक्ष में साफ खड़े हुए नजर आए हैं, उसमें कोई किसी चश्मे की भी जरूरत नहीं है। मोदी जी इजराइल इस युद्ध शुरू होने के 36 घंटा पहले पहुंचते हैं, उस पे उनकी पार्लियामेंट में जिस तरह की बातें करते हैं, फादरलैंड और क्या क्या करके आते हैं, तो मोदी जी कहीं इफ एंड बट नहीं थे। और मोदी जी जब वहां गए थे तो कोई ये भी नहीं था कि ये एकदम से युद्ध, उसके बाद मतलब एकदम से झगड़ा हुआ और वो गोली चल गई, ये सब कुछ नहीं था। जब मोदी जी इजराइल का दौरा कर रहे थे, उस समय युद्ध की पूरी संभावनाएं थी। वो 28 तारीख था कि इस दिन तक नहीं हुआ, तो वो ये युद्ध ऐसा नहीं था कि नहीं है, वो 90% था कि युद्ध होगा। तो उस संभावना के बीच में जाके उन्होंने जिस तरह के अपना स्टैंड लिया, जिस तरह का भाषण दिया, वो सब सामने है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी इसलिए, अब ये जो शशि थरूर टाइप लोग जो हैं, जिनका जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत अपने को सारी दुनिया जानते हैं, उनका कहना ये है, उन लोगों का ये तर्क है कि साहब भारत के 80 लाख से 1 करोड़ लोग गल्फ में या मिडिल ईस्ट में या खाड़ी के देशों में इन लोग कहना फंसे हुए हैं, और उनके हित के लिए मोदी जी के लिए जरूरी था कि मोदी जी कम से कम ईरान के साथ खड़े हुए नजर ना आए, जिससे ये देश ना गुस्सा हो जाए। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं, मोदी जी का ये यहां तक तो ठीक है कि 80 लाख से 1 करोड़ लोग फंसे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये देश ना इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना मोदी जी उसमें उनको है, उनको एक ही चीज का उनको डर था कि वहां से जो पैसा आता है देश में, खाड़ी देशों से जो एनआरआई भेजते हैं, उस पर कहीं ना रोक लिया, उसको कैसे मैनेज करें। उनको पैसे से मतलब था, बाकी कौन मरेगा कौन जिएगा इससे उनको कोई बहुत मतलब नहीं था। ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यहां तक भी अगर वो लॉजिक बात करते हैं कि हम इसलिए ईरान के साथ नहीं है। दूसरी बात, वो अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते तब भी ठीक था, लेकिन वो बार बार जब ईरान रिएक्ट करता है, देखिए एक फिर से ध्यान रखिएगा, ईरान ने चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर, उससे पहले उसने नहीं मारा है। उस जगह से अमेरिका के कोई ना कोई वहां से आक्रमण हुआ है ईरान के ऊपर, तो ईरान ने रिएक्शन में उनके ऊपर वापसी जवाब वो की है। ऐसा नहीं हुआ है कि यूएई से कुछ नहीं हो रहा। अब
यहाँ पे जब ईरान रिएक्शन में जब उसके ऊपर आक्रमण होता है और वापस से जवाबी कार्रवाई करता है, तो मोदी जी तुरंत नजर आते हैं। भाई ये बड़ी गलत बात है, बहरीन के ऊपर नहीं करना चाहिए था, उसकी निंदा उसका वो ये बार-बार करते हुए नजर आते हैं। आपने क्या और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में जो चूक नहीं हुई है, मोदी जी को ये अच्छा लगता है, मोदी जी उस जू की जो उस जिस मतलब आज एक दिन मैं अभय भाई से कहूँगा कि हम लोग उसको एक लंबी बातचीत और आप हम सब लोगों में से आप शायद सबसे ज़्यादा इसको जानते हैं। जुडिज़्म और ज़ायोनिज़्म का ज़रा फ़र्क समझाना ज़रूरी होगा। जैसे भारत में हिंदू और हिंदुत्व का एक फ़र्क बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि जिसको हिंदू और हिंदुत्व का फ़र्क नहीं लगता है, हिंदुत्व ही हिंदू है। उसी तरह से लगता है कि ज़ायोनिज़्म ही जुडिज़्म है। तो ये फ़र्क भी समझाना होगा। मोदी जी को वो जो ज़ायोनिज़्म है, वो उनके हिंदुत्व का बिल्कुल सगा सहोदर भाई नज़र आता है और इसीलिए शायद फादरलैंड और इस तरह की बातें कर रहे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, खामनाई जब मरे थे, की जब हत्या हुई थी, 166 7 से 12 साल की लड़कियों के ऊपर जब जब वहाँ हमला होके उनके स्कूल में उनको मारा गया था, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल आइडियल टाइम था जहाँ पे मोदी जी एक राष्ट्राध्यक्ष को मारा गया है। मोदी जी बिल्कुल इसके बाद में खेद करते हैं कि भाई एक एक आदमी की हत्या हो गई है, भाई हम इसका खेद ये ना कहते, भले ही उनका अमेरिका और इज़राइल को कुछ ना कहते, लेकिन हत्या होने पे संवेदना तो दे देते। नंबर 1। जब बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ, तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या कि विदेश मंत्रालय के सचिव को भेजा। विदेश मंत्री भी अगर चला जाता ना, मेरे हिसाब से ईरान के दूतावास में, तब भी बातें बहुत फर्क रहती। तीसरी बात, और मैं इसके बारे में कन्विंस हूं, मुख्तार अब्बास नकवी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजा जाना, वही जो मानसिकता है आरएसएस की, हिंदू मुस्लिम कराओ। मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट तक तो मिलता नहीं है, मंत्री पद तो छोड़ दीजिए, उनको टिकट तक नहीं मिलता है। मुख्तार अब्बास नकवी को आपने पिछले 3 साल में ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या किसी मंच पे जाके आपने देखा है कि उनको वहां भेजा गया है, वहां के इंचार्ज बनाए गए? वो बिल्कुल किसी काम लायक नहीं है। यहाँ पे उनको इसलिए भेजा गया कि जिससे यहाँ कहेंगे देखो मुसलमान ही जा रहा है, कोई हिंदू नहीं गया है देखने। मोदी जी ने ये मुख्तार अब्बास, ये सारी चीजें बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं जहां पे वो मेरे हिसाब से कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमेसी के हिसाब से वो फेल किए हैं। क्योंकि आप अगर खमनाई के साथ खड़े हो जाते, आप उन लड़कियों के साथ खड़े हो जाते जिनकी हत्या हुई थी, तब भी ये लगता कि देखो कुछ है। आपने जो यूएन में जीसीसी कंट्रीज ने जो रेजोल्यूशन जब किया बहरीन के, उसके आप उसके साथ खड़े हुए नजर आए ईरान के अगेंस्ट। तो आप ईरान के अगेंस्ट बार बार नजर आ रहे हैं, और ये शशि थरूर का ये कहना बिल्कुल झूठ और गलत बात है कि उन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने पक्ष लिया है। शशि थरूर की अपनी समस्याएं हैं, उनकी कांग्रेस में अपनी समस्याएं हैं, वो एक अलग इशू है। वो उस समस्याओं का इलाज ना मेरे पास है ना अभय भाई के पास है। लेकिन मैं एक दो चीजें और अभय भाई इसलिए इसमें जोड़ दूं, जो जो डॉक्टर कमल कह रहे हैं ना, भारत के ऊपर असर, $94 के ऊपर हो गया है डॉलर। ये मतलब मैं जिनको पढ़ रहा था, हम आर्थिक तो वो नहीं है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हर रुपया जब गिरता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को कितने की चोट आती है। वो एक क्वांटिफाई कर रहे थे 72,000 करोड़, कुछ उनका एक अपना कैलकुलेशन था, लेकिन उससे भारत की हर चीज पे चोट आती है। मैं आपको मैं बताऊं, मुझे एक वो लेनी थी, कुछ एक चेयर एयर लेनी थी, तो कहीं से वो आजकल बहुत आसान हो गया है कि आप वो यहीं से करके चीन से चेयर मंगा लीजिए। वो चेयर $94 की हो गई, जितने में आनी थी उसमें वो 4-6 हजार का इजाफा हो गया, तो ये होगा कि यहीं से खरीद लिया जाए। मैं एक चीज और बता दूं कि ये भारत ने, जो अभय भाई कह रहे हैं, मिस क्यों किया है। ओमान जैसा देश जिसकी कुल आबादी 54 लाख है, जो गुट निरपेक्ष का उस तरह से नहीं हो, उसकी कोई मतलब मैं हार्ड वर्ड हो जाएगा, मतलब उसका कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं कि ओमान आ जाता है, वो कोई प्लेयर नहीं है। ओमान फिर से शुरू हो गया है, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने फिर कहा है कि नहीं ये होना चाहिए, बिना नेगोशिएशन के, बिना बातचीत के नहीं हो सकता है, गलत हुआ। वो ईरान की भर्त्सना नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ये कह रहा है कि अनप्रोवोक्ड अटैक था, जब हम लोग इसके तक पहुंच गए थे तो क्यों किया, दोबारा किया, लेकिन फिर भी बिना बातचीत के संभव नहीं है। एक जो मुझे चीज लगती है, जो शायद जो ट्रम्प जी को ड्राइव कर रही है अबे भाई, जो मुझे ऐसा लगता है, जो डियागो गार्सिया में जो मारा है इन्होंने, ईरान ने, तो उनकी वो बार बार ये कहते थे कि उनकी जो मिसाइल मारने की कैपेसिटी है वो 2000 किलोमीटर तक है। डियागो गार्सिया में उन्होंने 4000 किलोमीटर तक मारा है,
और 4000 किलोमीटर जब वो मार रहे हैं तो एक तरह से यूरोप उनकी जद में आ रहा है। टेक्निकली ये बहुत से लोगों का कहना है कि बिल्कुल यूरोप पे वो छुएंगे नहीं, क्योंकि यूरोप एक साथ खड़ा हो जाएगा। अभी तक वो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन डर जरूर लग रहा है। डर ये जरूर लग रहा है कि भाई अगर कल के दिन किसी के ऊपर क्या पड़ेगी। और एक चीज और किया है, ईरान ने यह भी बता दिया है कि मेरे पास क्या क्या हथियार हैं ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा। मेरे पास कितने दूरक तक और कितने मारक हथियार हैं वो अभी मेरे पास है। तो ये डर भी कहीं ना कहीं है, जो हो सकता है कि बाहर ना हो, लेकिन बैकरूम डिप्लोमेसी में जरूर ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ रहा होगा और यूरोप के देशों से कि भाई ये क्या है, इस तमाशे को बंद करो, क्योंकि तुम्हारे इस उसमें तुम मिडिल ईस्ट को कर रहे हो, सारे देश को तबाह कर रहे हो। कतर का ऑन रिकॉर्ड है कि जो जो तबाही हुई है वो 5 साल लगेगा उसको उसको रीबिल्ड करने में। तो उस तरह से मुझे एक लगता है कि उनके जो निकट के बिल्कुल सहयोगी हैं, नाटो के देश और यूरोप के देश, वो भी उनसे कह रहे हैं भाई इसको कैसे भी खत्म किया जाए। मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ, डियागो गार्सिया में जो इन्होंने अपना वो भेजा है, मिसाइल भेजी है ईरान ने। डॉक्टर कमल। अब सर, भारत की मीडिया में इस युद्ध को लेकर जो कवरेज हुआ उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि जैसे एक तो जीडी बख्शी साहब ने नई परख पे ही बातें कही, काफी हद तक अमेरिका विरोधी थी। मैं कुछ खबरों को देख रहा था जिसमें थोड़े मजा लेने वाले अंदाज में कहा गया कि ट्रंप तो बहुत भारत के विमान गिन रहे थे, अब उनके विमान गिर रहे हैं तो वो बताएं। तो क्या हम ये कहें कि भारत की मीडिया ने, या जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने भी एक तरीके से अमेरिका का मजा लेना शुरू किया इस युद्ध में कि अब तुम भी फंसे हो, तुम देखो। आप इस एक बदलाव देखते हैं मीडिया में, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से अलग? मीडिया मीडिया में तरह 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 के लोग काम करते हैं और सबके पास अपना अपना लहजा होता है, और सब लोग एक ही चैनल के ऊपर मान लीजिए 3 या 4 एंकर हैं, तो वो चैनल की रणनीति भी ऐसी होती है कि सारे एंकर एक ही बात ना बोले। तो कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोगों का रुझान कुछ और होता है, कुछ किसी तरीके से बोलते हैं, तो इस तरीके से होता है। हम लोगों को देखना ही चाहिए कि पूरे मीडिया में मुश्तरका क्या है, मतलब वो चीज क्या है जो कि उभयनिष्ठ है, कॉमन है सब सारे मीडिया में। तो सारा का सारा मीडिया इजराइल और अमेरिका की जो धुरी है, जो एक्सिस है, उस एक्सिस के पक्ष में खड़ा हुआ है। अब कुछ जैसे ट्रंप के ऊपर कोई मान लो छींटा कस दिया, नेतन्याहू की जब मौत की खबर उड़ी तो उसको लेके कुछ खबरें चला दी, या उसको लेके कोई कार्यक्रम बना दिया है, और ईरान ने कुछ हमले किए तो उन हमलों की जो भयानकता है उस भयानकता को दिखा दिया। लेकिन उससे हम लोगों को ये इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि इन लोगों के रवैये में कोई अमेरिका विरोधी पहलू है या इजराइल विरोधी पहलू है। ये पूरी तरीके से सरकार जो कहती है उसको करते हैं। उसमें एक दो एंकर अपवाद हैं, ऐसे कि मान लीजिए एबीपी चैनल में संदीप चौधरी हैं, वो उसके अपवाद हैं। वो खुलकर स्पष्ट रूप से अमेरिका और इजराइल के प्रति जो एक आलोचनात्मक, और भारत सरकार के प्रति जो एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए उसका निर्वहन करते हुए दिखते हैं। एक आध इस तरह का और भी हो सकता है कोई पत्रकार, लेकिन आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि मीडिया से मुझे कोई ऐसा संदेश मिलता है कि ये अमेरिका का कोई विरोध करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत कुछ छींटाकशी कर दी, या कुछ ईरान ने कोई हमला किया तो उसने ईरान के पराक्रम की थोड़ी तारीफ कर दी, इसके अलावा और ज्यादा कुछ भी नहीं है। आनंद सर, एक आखिरी सवाल आपसे ईरान युद्ध के संदर्भ में। अभी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले, विधानसभा के अलग-अलग राज्यों के चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें इसका आप कुछ प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? खासतौर पे असम में तो वैसे भी हिमंत बिश्व शर्मा हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बंगाल में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फिर से मेरा मतलब ये इसका कोई थर्मामीटर नहीं है या इसका कोई टेम्परेचर नहीं, इसका प्रभाव जो भी है वो अच्छा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसका अच्छा प्रभाव होता तो अब तक मोदी जी इसका डंका बजाना शुरू कर दिए होते। इस पे कहीं पे भी वो जा रहे हैं तो कुछ चीजें, कुछ प्रश्न अपने आप उठ रहे हैं, और उस प्रश्न को अच्छा, हिंदू मुस्लिम जब आप करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना भी हो, असम में 34% मुस्लिम आबादी है, बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। तो आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही केयरफुली इस हिंदू मुस्लिम को प्ले करना होता है। उसपे इलेक्शन कमीशन की भी जरूरत होती है,
उसमें कंस्टिट्यूएंसी के डिलिमिटेशन, कौन सी किस कंस्टिट्यूएंसी को कैसे बना के आपने किया, उसकी जरूरत होती है। नहीं तो ये गेम आपके हाथ से, आप बहुत ही मुश्किल गेम खेल रहे हैं। 66% में आपको 51% नंबर लाने हैं, कुछ इस तरह की बात है असम में, लेकिन वो अभी तक इसको कर रहे हैं। मेरा ये साफ साफ मानना है कि डायरेक्टली मान लीजिए कोई भी ये ना कहें कि भाई हम तो एक अलग पोस्चर ले रहे थे, हमारा वो था, लेकिन अभी जो पहला इलेक्शन का वोट पड़ेगा वो 9 तारीख तक पड़ेगा। मैं अभी भी ये मानता हूं कि आज हम लोग अगर 22 तारीख में बैठे हैं तो 9 तारीख तक युद्ध के जो प्रभाव हैं वो पड़ने तो शुरू ही हो गए हैं। मतलब आज आप किसी जगह चले जाइए, आज मैं किसी जगह था, किसी सार्वजनिक स्थान में चले जाइए, गैस सिलेंडर की बात हुए बिना वो पूरी चर्चा नहीं होती है। ये दिक्कत है लोगों को गैस सिलेंडर की। कोई कह रहा था भाई मेरे घर में 8-10 लोगों का परिवार है, मेरे यहाँ तो 2 सिलेंडर लगते हैं, 15 दिन में 1 सिलेंडर चाहिए। अब हम उसको ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान में अच्छा है कि हिंदुस्तान में ये नहीं कि आपको उपलब्ध नहीं हुआ, ब्लैक मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है। जब अगर कोविड का समय याद करिए, रेमडेसिविर या कौन सी एक दवा थी, वो ब्लैक मार्केट में उपलब्ध थी। तो उस समय हमारे आपके जानने वाले कहते थे कि भैया वहां से दिलवा दीजिए, वो ये पैसे की दिक्कत नहीं थी, मतलब ब्लैक मार्केट से दिलवा दीजिए कोई। तो हिंदुस्तान में जो ब्लैक मार्केट बिल्कुल पैरेलल चलती है ना, साथ हाथ में हाथ बांध के, उससे इसका तो वो असर पड़ना शुरू हो गया है। और जो जब 9 तारीख को वोट पड़ेगा उससे पहले ये प्रभाव और सामने दिखने लगेगा। बहुत से प्रभाव हैं, गिग वर्कर्स को प्रभाव पड़ गया है और कारखाने बंद हुए हैं कुछ, तो ये सारी चीजें प्रभाव हैं वो और बढ़ते ही जाएंगे। तो इसको हो सकता है कि डायरेक्टली ना कि उस बम से कोई दिक्कत हुई या वहां उन्होंने क्या किया, लेकिन उसका इनडायरेक्टली प्रभाव है। और इस बार लोगों को समझ में आ रहा है कि जो महंगाई बढ़ेगी वो भाई आपके पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो इसकी वजह से बढ़ेगी। तो आप आज की तारीख में कुछ भी उनको बताने की कोशिश करें, और इसीलिए आप खुद सोचिए, इलेक्शन सिर पे है, एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 15-16 साल से इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, सुबह से शाम इलेक्शन, उसकी कोई इस तरह की बात ही नहीं हो रही है। वो इस तरह से कहाँ टॉप गियर में आए हैं, पहली गियर में भी अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि इलेक्शन में बिल्कुल इसका असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये अगर हुआ है तो हम इसको क्यों नहीं ठीक से कर पाए। वो हो सकता है जवाब देने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन जिसको कहते हैं ना, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बीजेपी। बीजेपी हैज टू एक्सप्लेन कि इस युद्ध के जो परिणाम हो रहे हैं उसको आप कम कर पाए या नहीं कर पाए, कैसे कर पाए, ये देखने वाली बात होगी। मैं एक व्यक्ति, अब भाई एक और का नाम लूंगा, संदीप चौधरी एक एक्सेप्शन उसमें निकलते हैं, और एक और वो है गर्मा सिंह भी अपने को उसमें से काफी अलग करके कहीं दिखाई देती हाँ, है। ठीक है, गर्मा सिंह, बिल्कुल। वो मैं इसलिए नाम लेना जरूरी है कि 1 या 2, मतलब इसके बाद कोई मुझे दिखता नहीं है दूर दूर तक, तो इसलिए मुझे लगा कि वो नाम ना लेना शायद उनके साथ नाइंसाफी होगी। गर्मा सिंह और संदीप चौधरी, ये 2 लोग स्टैंड आउट करते हैं। भले ही वो उस चैनल की पॉलिसी हो कि इस तरह का भी एक रखो जिससे कम से कम ये लोग रहें, लेकिन फिर भी आज तक मुझे नहीं लगा है कि वो इसकी द्व्यर्थी बातें कर रहे हो या जानबूझ के अंडर प्रेशर कर रहे हो। वो बात करते हैं तो उसको लॉजिकली दिखते हैं कि उस चीज के साथ कमिटेड है। डॉक्टर कमल, आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और अभय जी और आनंद जी से देश और दुनिया की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हाँ।